Assalamu alaikum and a very welcome to all of you in this YouTube channel Kashmir Teaching Diary. Let us today we get started with the next video lecture of class 9th, the very first chapter, that is the French Revolution. And for today our topic is France abolishes monarchy and becomes a republic. इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि जो फ्रांस होता है वो बनता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, वो बनता है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसका मतलब ये हुआ कि किंग के जो पावर्स थे वो लिमिट किए जाते हैं वाया नेशनल असेंबली। इस तरह से हमने इससे पहले वीडियो लेक्चर में समझा था कि किस तरह से जो फ्रेंच सोसाइटी होती है वो एक नेशनल असेंबली को इलेक्ट किया जाता है बाय ए फिक्स्ड इलेक्टोरेट। वहाँ पर पूरी पॉपुलेशन को वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते हैं। एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन का कंसेप्ट हमने पढ़ा था, और एक्टिव सिटीजन के जरिए एक नेशनल असेंबली वहाँ पर इलेक्ट की जाती है, और जो नेशनल असेंबली पर लास्ट पर एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के बाद फ्रांस को डिक्लेयर किया जाता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। और फाइनली इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क में जो लुईस 16 था, इसके जो पावर्स थे वो लिमिट किए जाते हैं। लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में हमने समझना है कि किस तरह से फ्रांस में अब मोनार्की को एबोलिश किया जाएगा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को डिक्लेयर किया जाएगा फ्रांस की नई गवर्नमेंट को, और फ्रांस बनता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। लुईस 16 जो था हमने पढ़ा है, लुईस 16 ही वाज एन ओरिजिनली ही वाज द एब्सोल्यूट मोनार्क ऑफ द फ्रांस। नाउ ही इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। इट मीन्स अब किंग को खुद ही महसूस हो रहा था कि जो मेरी पोजीशन है अब इसे लिमिट किया गया है। अब जो मैं पहले किंग था अब मैं वो वाला किंग नहीं हूं। मेरे पास एब्सोल्यूट पावर्स हुआ करते थे, मैं खुद ही अपने अफेयर्स को कंडक्ट करता था, लेकिन अब हमने क्या करना है, एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है। और ये सब जो था ये इसके लिए एक चिंता का बायस था, और ये चाहता था कि कोई एक हल इसका निकल आई कि जिसके जरिए से मैं नेशनल असेंबली को हमेशा के लिए खत्म करूं। और यही इस सर्च में ही लुईस 16 था। तो आइए हम समझते हैं कि अपनी पोजीशन को रेस्टोर करने के लिए लुईस 16 क्या करता है। Although Louis XVI had signed a constitution, अगरचे इसने ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क जो बना था इसने इसको साइन किया था, he entered into a secret negotiation with the king of Austria and the Prussia। तो ये क्या करता है, ये एक सीक्रेट मीटिंग करता है, ये एक सीक्रेट डील करता है with the kings of Prussia and with the kings of Austria। ऑस्ट्रिया में इसका ससुराल था, वहां पर इसकी शादी हुई थी, तो सीधी सी बात थी कि दामाद खतरे में था तो दामाद को बचाना ही था इनको। तो इसलिए जो किंग ऑफ ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया था इनके साथ डील हो जाती है, जिस डील का मकसद ये था कि लुईस 16 की पोजीशन को किस तरह से रिस्टोर किया जाए। रूलर्स ऑफ द अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड बाय द डेवलपमेंट्स ऑफ द फ्रांस एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट्स दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस द समर ऑफ 1789। तो यहां पर क्या होता है कि जो नेबरिंग कंट्रीज के रूलर्स थे, फ्रांस के जो नेबरिंग कंट्रीज के जो रूलर्स थे वो भी बहुत ज्यादा परेशान थे, वो भी बहुत ज्यादा वरीड थे कि जो फ्रांस में डेवलपमेंट चल रही थी, नेशनलिज्म की डेवलपमेंट चल रही थी, नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी ज्यादा से ज्यादा फैल रही थी। और इसके चलते हुए जो नेबरिंग कंट्रीज के किंग्स थे, जो नेबरिंग कंट्रीज के रूलर्स थे, इन्होंने अपनी फौज भेजी ताकि उन सभी इवेंट्स को खत्म किया जाए जिन इवेंट्स के जरिए जो मोनार्कियल गवर्नमेंट है, जो ऑटोक्रेसी है, जो ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसके जरिए ऑटोक्रेटिक रेजीम को खतरा है, उस खतरे को हमेशा के लिए खत्म किया जाए। क्योंकि जो हमने पढ़ा था 1789 में जो इवेंट्स हुए थे जिसके जरिए से नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी फैल रही थी पूरे फ्रांस में, तो उसको किस तरह से खत्म किया जाए। तो इसका आउटकम क्या निकलता है कि अब लुईस 16 अलॉन्ग विद अदर रूलर्स जो होते थे वो एक सीक्रेट डील करते हैं जिसका मकसद ये था कि नेशनल असेंबली को हमेशा के लिए खत्म करना। अब इसका आउटकम क्या निकलता है, बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1791 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। तो ये सीक्रेट डील अपना काम करते इससे पहले क्या होता है कि जो नेशनल असेंबली है ये एक रेजोल्यूशन पास करते हैं, ये एक फाइनल वोट पास करते हैं अप्रैल 1791 में, जिसमें ये कहा जाता है कि जो ये रूलर्स ऑफ द पर्शिया एंड द ऑस्ट्रिया है इनके खिलाफ जंग का ऐलान किया जाता है, मीन्स कि वॉर डिक्लेयर किया जाता है अगेंस्ट द रूलर्स ऑफ पर्शिया एंड अगेंस्ट द रूलर ऑफ ऑस्ट्रिया विद होम द लुईस 16 हैड साइन्ड एन सीक्रेट डील।
तो अब यहाँ पर जो ख्वाब था लुईस 16 का फिलहाल के लिए वो अधूरा रह जाता है। तो अब हमने यहाँ पर पढ़ना है वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया एंड द प्रुशिया। अब जंग स्टार्ट हो जाती है। नेशनल असेंबली ने एक डिक्लेयर किया रेजोल्यूशन कि हम अब जंग करने वाले हैं किसके साथ? ऑस्ट्रिया एंड प्रुशिया। क्यों? क्योंकि इन ऑस्ट्रिया एंड प्रुशिया हमारी सुप्रीमेसी को या हमारी पावर को, हमारी यहाँ पर जो डोमिनेंस है, हमारी नेशनल असेंबली को यहाँ पर ये ओवरथ्रो करना चाहते हैं इससे पहले कि हम इनको ही ओवरथ्रो करें। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स थ्रॉन्ग्ड फ्रॉम द प्रोविंसेस टू ज्वाइन आर्मी। तो हजारों की तादाद में जो रजाकार होते हैं वो निकलते हैं कि रेवोल्यूशनरी वार्स को लड़ने के लिए। और जो पोजीशन बहाल की गई थी नेशनल असेंबली के जरिए उस पोजीशन को बरकरार रखने के लिए उन रूलर से या उन एनिमीज से लड़ने के लिए ये वार डिक्लेयर किया जाता है, जिसमें से हजारों की तादाद में रजाकार निकलते हैं। दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड द ऑटोक्रेसीज ऑल ओवर द यूरोप। इन्होंने कहा कि ये लोगों की जंग है, ये लोगों की जंग होगी, और ये जो जंग होगी ये बादशाहियत के खिलाफ होगी, और ये ऑटोक्रेटिक रिजीम के खिलाफ होगी, ये एरिस्टोक्रेटिक रिजीम के खिलाफ होगी। जो भी पूरे यूरोप में ऑटोक्रेटिक टेंडेंसीज हैं, जो भी पूरे यूरोप में एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब के खिलाफ ये जंग हमने यहां पर स्टार्ट की है। Among the patriotic songs they sang was the Marseillaise। तो कहा जाता है कि ये जो रेवोल्यूशनरीज थे चलते चलते ये पैट्रियोटिक सॉन्ग्स वहाँ पर गाते थे जिन्हें हम तराना कहते हैं। तो तरानों की शक्ल में ये हुजूम की शक्ल में जा रही थी, और जिसमें से लोगों का जोश था, लोगों का वलवला था। और ये क्या था? वाज द सॉन्ग ऑफ मर्सिलीज। ये मर्सिलीज इसको क्यों नाम दिया जाता है? इट वाज सung फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द वॉलंटियर्स फ्रॉम मर्सिलीज एज दे मार्च्ड इनटू पेरिस एंड सो गॉट इट इट्स नेम। सो इस सॉन्ग का नाम मर्सिलीज क्यों दिया जाता है? क्योंकि पहली बार जब हमने पढ़ा था कि र्यूमर स्प्रेड हुआ था फ्रांस में, जिसमें से हजारों की तादाद में लोग निकले थे फ्राम उनके घरों से, और कहाँ पहुंचना था उनको? पेरिस से। वो मर्सिलीज से ही निकले थे। मर्सिलीज ही एक जगह है फ्रांस में, वहां पर निकले थे और पेरिस की तरफ जा रहे थे। तो वही इसी वजह से ये जो मर्सिलीज है, इसी वजह से उस वक्त भी ये यही तराना गा रही थी। और अब जब ये मर्सिलीज से ये तराना गा के निकले थे, इसी तरह से इस गाने का नाम मर्सिलीज रखा जाता है। द मर्सिलीज इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। और ये जो मर्सिलीज है ये आज नेशनल एंथम फ्रांस का कहलाता है। यहाँ पर हमने समझा कि हजारों की तादाद में वॉलंटियर्स निकलते हैं डिफरेंट प्रोविंसेस से। मकसद उनका ये होता है कि हमने आर्मी को ज्वाइन करना है। आर्मी को ज्वाइन करने का मकसद वो ये कहते हैं कि ये अब लोगों की जंग है, ऑटोक्रेटिक रिजीम के खिलाफ, एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम के खिलाफ, और जो बादशाहियत है पूरी यूरोप में उसके खिलाफ। इसमें से जब ये घरों में से निकलते हैं, ये पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, देशभक्ति के सॉन्ग्स ये गाते हैं, उसमें होता है मर्सिलीज सॉन्ग। और ये जो मर्सिलीज सॉन्ग होता है ये एक्चुअली इसका नाम मर्सिलीज कैसे पड़ता है? क्योंकि पहली बार जब वॉलंटियर्स निकले थे पेरिस से, वो जब वॉलंटियर्स निकले थे मर्सिलीज की एक जगह है वहां से निकले थे पेरिस की तरफ, जब र्यूमर स्प्रेड हुआ था कि किंग हैड ऑर्डर्ड ट्रूप्स टू फाइट अपॉन द पीपल। तो इसी वजह से इस सॉन्ग का, इस तरानी का नाम पड़ता है मर्सिलीज। और ये आज के दौर में जो ये मर्सिलीज है ये बनता है नेशनल एंथम ऑफ द फ्रांस। अब इस रेवोल्यूशनरी वार्स जो अब यहां पर चल रहे थे, इसका इंपैक्ट क्या निकलते? अब यहां पर है कि रिजल्ट क्या है, कि किसको विक्ट्री मिलती है और किसको डिफीट मिलती है। यहां पर हमने ये समझना है कि ये जो नेशनल असेंबली होती है, ये जो वॉलंटियर्स होते हैं, जो रेवोल्यूशनरी वार्स होती हैं, या जो रेवोल्यूशनरीज होते हैं, इनको यहां पर विक्ट्री मिलती है। और जो ये किंग ऑफ ऑस्ट्रिया एंड द प्रुशिया होता है इनको डिफीट दी जाती है। और यहां पर अब मसला है कि लुईस 16 का क्या किया जाता है। लुईस 16 की जो पोजीशन है वो यहां पर खत्म की जाती है। तो वो हम समझते हैं आगे। तो इसके बाद अब हमने यहां पर पढ़ना है कि रेवोल्यूशनरी वार्स का क्या इंपैक्ट था, रेवोल्यूशनरी वार्स से क्या हुआ। इट ब्रॉट लॉसेज एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। इसके जरिए से बहुत ज्यादा हार्डशिप्स का सामना करना पड़ा लोगों, क्योंकि वार्स में क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज्यादा खत्म होती है, कंट्री की जो इकोनॉमिक पोजीशन होती है वो बहुत ज़्यादा अबतर हो। वही यहाँ पर हुआ था कि द रिवोल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। कैसे? वाइल मेन वायर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट। जब वहाँ पर जो मेल पार्टनर्स ऑफ द फैमिली थे वो जंग लड़ रहे थे, वो जंग में जा रहे थे, वो जंग लड़ रही थी, वुमेन्स वायर लेफ्ट टू कूप विद द टास्क्स ऑफ लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज। और जो ये वुमेन्स थी
ये घर में थी, जिसे हम कहते हैं घर संभालने के लिए थी, और घर में जो फैमिली की नीड्स थी उनको कलेक्ट करने के लिए ये वहां पर रखी हुई थी। लार्ज सेक्शंस वर कमिटेड दैट रेवोल्यूशन टू बी लार्ज सेक्शंस हैड टू बी कमिटेड दैट रेवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गिव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और इस रेवोल्यूशनरी वार्स में बहुत ज़्यादा कम्युनिटी वो भी थी, बहुत ज़्यादा एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी वो भी था जो चाहते थे कि रेवोल्यूशनरी वार्स को हमने अभी कंटिन्यू करना है, क्योंकि अच्छी तरह से जो पूरी कंट्री में इक्वलिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट नहीं आया है। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 बनी थी, उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 के जरिए सिर्फ रिच सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को ही वोटिंग राइट्स दी गई थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि उसमें लाया गया था एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन का कंसेप्ट, जिसमें से एक्टिव सिटीजन वही कहलाता था जो टैक्स पे करता था इक्विवेलेंट टू द 3 days ऑफ द लेबरर्स वेजेस। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 में सही तरह से पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए थे, इसलिए कुछ लोगों की ये सोच भी थी कि अभी तक हमने रेवोल्यूशन को कंटिन्यू ही करना चाहिए। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसका इम्पैक्ट होता है कि पॉलिटिकल क्लब्स क्रिएट हो जाते हैं। उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज द जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब वाज लेस प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वो वहां पर उभर कर आता है। और इसमें से हमने आगे पढ़ना है कि वुमेन्स का क्या इम्पैक्ट था, क्या वुमेन्स का रोल रेवोल्यूशन में था। अगर रेवोल्यूशन में वुमेन्स का रोल था, क्या वुमेन्स को वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं, क्या वुमेन्स को पॉलिटिकल राइट्स दिए जाते हैं, क्या वुमेन्स ने एक्टिव पार्ट प्ले किया था, अगर प्ले किया था कि इनकी कंट्रीब्यूशन को वहां पर क्यों नहीं क्रेडिट दिया गया है। इसलिए हम समझते हैं आगे वीडियो लेक्चर्स में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।